तो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए। साथ ही आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड आपको अवेलेबल हैं। आप इनको स्कैन करके मुझे उन सभी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का एजेंडा क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, 1 नवंबर से बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हुए हैं। चेंजेस क्या हैं? उनमें से एक सबसे मेजर चेंज आता है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का। क्या है ये एमनेस्टी स्कीम? आज भी बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मैम हमारा नोटिस आ गया है बट ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आ गया है बट हमने उसको अपील में दे दिया है, अपील में ऑर्डर नहीं आया है, या किस सिचुएशन पे बेसिकली हम लोग एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे? क्या हमें टैक्स भरना होगा या कौन सा टैक्स भरना होगा? क्या इंटरेस्ट पेनल्टी देनी होगी या नहीं देनी होगी? ये सारी चीजों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी मैं इसमें पहले भी कई सारे वीडियोस इस एमनेस्टी स्कीम को लेके डाल चुकी हूँ, बट आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम इसको देखने वाले हैं। दोस्तों, एक हमारे पास ना एक पोर्टल आता है टैक्समैन प्रैक्टिस का। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बारी क्या होता है, हम लोग गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं बट हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। बट टैक्समैन प्रैक्टिस का जो पोर्टल है, जो अभी स्टार्टिंग में जब आप लॉगिन करेंगे तो फॉर 7 डेज फ्री ट्रायल रहेगा इसमें। यहाँ पे आप कोई भी सर्च करोगे टॉपिक तो बहुत इजीली आपको उसका करेक्ट, एक्यूरेट, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मैं कंप्लीट इस पोर्टल से करूंगी। इसमें क्या है दोस्तों, एक इंसर्शन ऑफ रूल नंबर 164 प्रिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 128A एंड द रेलेवेंट क्लैरिफिकेशन। मतलब क्या है, रूल 164 आया है किसके रेस्पेक्ट में? सेक्शन 128A के रेस्पेक्ट में। 128A किसकी बात करता है? एमनेस्टी स्कीम की बात करता है। अब ये एमनेस्टी स्कीम किस पे लागू होती है, पहले हम उसको देख लेते हैं। जो यहाँ पे आपको बता रहा है, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 128A। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया दोस्तों, देखिए क्लियर बता रहा है कि सेक्शन 146 जो है फाइनेंस एक्ट का, उसके थ्रू लाया गया है। रेड विद नोटिफिकेशन दिस। इसने सिंपल सी बात है, समरी में ये बात बता दी कि 128A को लाया गया, इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर टू प्रोवाइड वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो पहली चीज तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी, लेकिन हाँ टैक्स जरूर देना है। पहली चीज ये आ जाती है। ठीक है, और ये किस टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल हो जाता है? फॉर द ऑर्डर्स एंड द नोटिसेस व्हिच आर पर्टेनिंग टू एनी पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2020। अब ये वेवर क्या है? इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट डिमांडेड टैक्स इज पेड इन फुल ऑन और बिफोर द डेट नोटिफाइड। अब ये डेट नोटिफाइड क्या है दोस्तों? ये है 31 मार्च 2025। यानी आज 1 नवंबर से लेके आप 31 मार्च 2025 तक अगर आपने जो आपसे टैक्स डिमांड किया गया है, चाहे वो नोटिस में हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं इंटीमेशन में हो, या आपका ऑर्डर में हो, वो टैक्स आपको कंप्लीट पे करना पड़ेगा, तभी आप इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले पाओगे। अब एक सवाल ये आता है कि मैम हमने तो, क्योंकि इस एमनेस्टी स्कीम की हवा तो पहले से ही चल रही थी, तो हमने टैक्स तो पहले ही पे कर दिया था, तो ऐसे में क्या हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ले पाओगे। अगर आपने टैक्स पे कर दिया, चाहे आज नहीं, इससे पहले ही पे कर दिया था, तब भी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। कैसे ले पाओगे? अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये आगे उसी के बारे में ब्रीफ करते हैं कि भाई 128 कभी कब कब एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास नोटिस आया था डीआरसी 01A में या डीआरसी 1 में, उसका ऑर्डर चाहे पास नहीं हुआ तब भी ये एप्लीकेबल होगा। अगर ऑर्डर पास हो गया तब भी ये स्कीम में आप आ सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, अगर ऑर्डर पास हो गया है, उसको आपने फर्दर अपील एपीएल 01 आपने फाइल कर रखी है, या आपने उसके लिए अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन फाइल कर रखी है, तब भी आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। बट फर्दर अगर उस अपील का या रेक्टिफिकेशन का भी आपके पास ऑर्डर आ गया है और उसको आपने फर्दर चैलेंज किया हुआ है अपीलेट ट्राइब्यूनल में या फिर मे बी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, बट उसका ऑर्डर नहीं आया है अभी, उसकी जजमेंट नहीं आए, तो इन स्टेजेस तक आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। बस अगर आपने ये फर्दर अपील कर रखी है या आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर रखा है, तो उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म कैसे भरने हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इन सभी स्टेजेस में आप बेनिफिट ले सकते हो इस एमनेस्टी स्कीम का, और ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका केस सेक्शन 73 यानी नॉन फ्रॉड केसेस का सेक्शन में कॉल करेगा। अगर ये फ्रॉड केसेस में होगा तो एमनेस्टी स्कीम का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो व्हेनेवर दिस नोटिस और ऑर्डर एक्सेट्रा जो भी है, ये अगर सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केसेस को पर्टेन करता है,
तभी आपको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और जब आप इसका बेनिफिट लोगे उससे पहले आपको पूरे टैक्स की पेमेंट कर देनी है। अब दोस्तों आप कहोगे कि मैम ये किस तरह से कहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है? तो प्रोसीजर कंप्लीट आपका रूल नंबर 164 में बता रखा है और इसके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशंस लाई गई थी सर्कुलर नंबर 238/32/2024 जो कि आपका 15 अक्टूबर 2024 को आया था। अब इन्होंने भी सबसे पहले क्या कहा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्स इट इज टू बी मेड। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पेमेंट ऑफ टैक्स इट इज टू बी मेड ऑन और बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर 128A। पेमेंट आप कैसे करोगे, जहां पे नोटिस या स्टेटमेंट यानी डीआरसी 1A या डीआरसी 1 आ रखा था बट अंडर सेक्शन 73 बट नो ऑर्डर, बट ऑर्डर हैज नॉट बीन इशूड, तो आप डीआरसी 03 में आप पेमेंट कर सकते हो। अब अगर आपका ऑर्डर इशू हो गया है तो आपको क्या करना है, द टैक्स डिमांडेड गेट्स डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, हेंस द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय क्रेडिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ताकि आपके पोर्टल पे आपके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ना दिखे। अब वेयर द पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने पहले ही सुन लिया था इसके बारे में, हमने पेमेंट कर दी थी, तो क्या अब हमें इसका बेनिफिट मिल पाएगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दी थी डीआरसी 03 फॉर्म के थ्रू, तो आपको एक और फॉर्म भरना होगा, कौन सा? फॉर्म डीआरसी 03A, ये और भरना होगा और इसकी रेफरेंस आपको फाइनली जो आपके स्पेशल फॉर्म्स आएंगे उसमें आपको डालनी होगी। अब कब तक आपकी क्या टाइम लिमिट रहेगी पेमेंट की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कब तक करना है, 31 मार्च 2025। तो दोस्तों ये आपका लास्ट मौका है, इसको खोइएगा नहीं। अभी भी आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कंप्लीट 5 मंथ्स आपके पास है, आप अपना टैक्स पे कर लीजिएगा और आप इस स्कीम का बेनिफिट ले लीजिएगा। नाउ मूविंग फर्दर, अब आप पेमेंट के लिए आप आईटीसी को भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला पॉइंट आता है कि भाई हमने आरसीएम का कोई आईटीसी अवेल किया था, इस तरह का है, तो भाई उस केस में मेक श्योर, क्योंकि आरसीएम के रिस्पेक्ट में वी आर सपोज टू पे दी टैक्सेस थ्रू कैश लेजर एंड देन अवेल द आईटीसी, तो वहां पे आप आईटीसी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। बट अदरवाइज अगर आपके कोई भी टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी क्रिएट हुई है या डिमांड आपकी आई है इन नोटिस में या ऑर्डर्स में जो आरसीएम से पर्टेन नहीं कर रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल ऑफ देम कैन बी सेट ऑफ थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। वही सेम बात इन्होंने बताई है, पेमेंट टू अवेल बेनिफिट अंडर 128A कैन बी मेड बाय यूटिलाइजिंग द आईटीसी। अब मूविंग फर्दर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा दोस्तों? अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि आपको फॉर्म भी तो भरना पड़ेगा। नाउ फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर 128A, पेमेंट तो आपने कर दी, अब वो आप बताओगे कैसे सरकार को? अगर आपके पास नोटिस या स्टेटमेंट आया था बट ऑर्डर इशू नहीं हुआ था, तो आपको स्पेशल फॉर्म 01 भरना है। लेकिन अगर ऑर्डर इशू हो गया था तो आपको स्पेशल फॉर्म 2 भरना है। अब अगर आपके इसमें जो आपने फॉर्म भरा है इसके अंदर कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, सामने से सपोज कीजिए कि आपका कोई भी शो कॉज नोटिस इशू होगा, तो वो इशू किस में होगा? एसपीएल 03 यानी स्पेशल फॉर्म 03 में होगा। ठीक है, यानी शो कॉज नोटिस किस में आ जाएगा? स्पेशल फॉर्म 3 में। अब इशुएंस ऑफ ऑर्डर, अब इसके बाद देखिए रिप्लाई करना होगा आपको उस शो कॉज नोटिस का, वो होगा आपका एसपीएल 04 में। अब या तो ऑफिसर उस रिप्लाई को देख के आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, इस स्कीम का बेनिफिट दे देगा, या फिर उसको रिजेक्ट करेगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो एसपीएल 05 में दे देगा और अगर उसने रिजेक्ट किया होगा तो स्पेशल फॉर्म 7 में कर देगा वो। ठीक है, अब एप्लीकेंट कैन फाइल दी अपील वेयर हिज एप्लीकेशन अंडर 128A इज रिजेक्टेड, यानी अब जब आपने स्पेशल फॉर्म 1 भरा था तो उसके अगेंस्ट में सपोज कीजिए आपका रिजेक्शन ऑर्डर आ गया, वो आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं दे रहे, तो आप इसके अगेंस्ट में आप फर्दर अपील में भी जा सकते हो, यानी आप अपील फाइल कर सकते हो अगेंस्ट एसपीएल 07। ठीक है, अपील आपको फाइल करनी होगी, वहां पे अगर आपको बेनिफिट मिल जाएगा वेल एंड गुड, नहीं मिलता होगा देन अगेन आप उसको फर्दर आप चैलेंज कर पाओगे। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान क्या रखना होगा, क्या मैम अब जब मुझे अपील में जाना होगा तो क्या मुझे प्री डिपॉजिट भी देना होगा? तो यूजुअली दोस्तों आप ये स्पेशल फॉर्म्स जब आप भर रहे हो इससे पहले ही आपने टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट कर रखा है, तो प्री डिपॉजिट भी तो टैक्स के अमाउंट का होता है, तो जनरली आपको प्री डिपॉजिट कुछ करना ही नहीं होगा व्हेन यू आर फाइलिंग द अपील अगेंस्ट दिस एसपीएल 07, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब ऑर्डर अपील रिस्टोर्ड वेयर एप्लीकेंट डजंट फाइल द अपील अगेंस्ट द
rejected application, yani in case where no appeal is filed by the applicant against the rejection of waiver application within the prescribed time, then the original appeal, यानी सपोज कीजिए मेरे पास ऑर्डर पास हो गया था सेक्शन 73 का, मैंने कोशिश करी कि एमनेस्टी स्कीम का मुझे बेनिफिट मिल जाए बट मुझे नहीं मिला, मेरे अगेंस्ट में डीआर स्पेशल फॉर्म 7 जो है एसपीएल 07 इशू हो गया, यानी रिजेक्शन का हो गया। अब उसको या तो मैं एज इट इज बैठ जाऊंगी कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, नो वरीज, मैं अब इसको फर्दर जो मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है मैं उसको पे कर देती हूँ, और एल्स मैं उसके अगेंस्ट में उस पर्टिकुलर ऑर्डर को चैलेंज करूंगी, अपील में जाऊंगी कि भाई मुझे इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मैंने उसको फर्दर चैलेंज नहीं किया है तो जो ओरिजिनल ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में मैंने ये सारी कहानी करी एमनेस्टी स्कीम की, वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स जिसका आपने टैक्स भर दिया अब आपको उसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, और अगर आपको नहीं भरनी है तो आप उसी ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हो फर्दर अपील में भी। तो इफ एनी फाइल against the demand notice mentioned in clause B or C of 128A and withdrawn for filing the application in form SPL02 in accordance with subsection 3 of 128A gets restored, यानी वो ओरिजिनल ऑर्डर है वो आपका रिस्टोर हो जाएगा। उसके अगेंस्ट आपने कोई अपील वगैरह फाइल कर रखी थी जिसको आपने विड्रॉ किया तो वो भी अल्टीमेटली आपका रिस्टोर हो जाएगा, आपकी वो प्रोसीडिंग्स वापस से चालू हो जाएंगी। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, एक्शंस टेकन बाय द एपीलिएट अथॉरिटी ऑन रिसीविंग द अपील अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑर्डर। जो आपका एसपीएल 07 का रिजेक्शन ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अगर आपने अपील किया होगा तो देखिए, वेयर द एपीलेट अथॉरिटी हेल्ड दैट द प्रॉपर ऑफिसर हैज रॉन्गली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, ही विल पास द ऑर्डर फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ वेवर एप्लीकेशन एंड ऑर्डर अब किस में पास होगा, द ऑर्डर विल बी पास्ड इन एसपीएल 06 एंड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल। ठीक है, हाउएवर where the appellate authority it is of the view that the proper officer has rightly rejected, then he shall also pass the order for rejection in the form APL 04। यानी वो भी अगर उसको भी लगता है कि हाँ भाई आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए तो वो आपको एपीएल 04 में फाइनली वही रिजेक्शन ऑर्डर को अप्रूव करते हुए आपको एपीएल 04 इशू कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 164 में कंप्लीट प्रोसीजर है और जो रेफरेंसेस हैं वो भी सारे आपको नीचे मेंशन किए गए। इसमें बेस्ट पार्ट दोस्तों एक ये भी आ जाता है कि गूगल की तरह आप इधर कुछ भी आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक इसमें बेस्ट क्या है, आप टॉपिक वाइज भी डिस्कवर कर सकते हो और इजी लैंग्वेज में, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड जो है, बिल्कुल भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल भी बैरक लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे आप जिस भी टॉपिक को सर्च करेंगे उस टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगी। जैसे अगर मैं 9 की बात करूं जो अब आपको भरनी है जीएसटीआर 9, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट सारा डिस्कशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे उसके साथ अपडेट कॉलम भी है, उसके साथ साथ रिक्वायर्ड जहाँ पे भी होगा वहां पे आपको स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात करती हूँ, यहाँ पे अगर मैंने रजिस्ट्रेशन डाला तो वहां पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगा स्क्रीनशॉट की। प्रैक्टिकल आपको कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन लेना है, सारी चीजें आपको इसमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी की हुई है। साथ में कुछ टॉपिक्स का 360 डिग्री व्यू भी आपको मिल जाएगा। यानी 360 डिग्री व्यू क्या होता है कि कोई एक टॉपिक का हर एक, मे बी इनकम टैक्स हो गया, मे बी अकाउंटिंग हो गया, उसमें कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा वो सब आप चीजें चेक कर सकते हो। जैसे कि बोरोविंग्स है, बायबैक ऑफ शेयर है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को डेफिनेटली आप टैक्समैन प्रैक्टिस के पोर्टल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज में, वैसे आप यहाँ पे भी सिंपल लैंग्वेज में सारी डिटेल्स आप चेक कर पाओगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।